दिल्ली आरटीएस से तेज और बुलेट ट्रेन से थोड़ी स्लो, एक ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो पुणे टू नासिक के लिए बिल्ड होने वाली है। आपने पिछले कुछ सालों में इससे जुड़े हुए कई सारे अपडेट सुने होंगे। इसका रूट क्या होगा, इसका अलाइनमेंट क्या होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। अब ये पॉजिटिव वे में होगा या फिर नेगेटिव वे में, वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सरकार से जुड़े नेता और अपोजिशन के नेता दोनों मिलकर विरोध कर रहे हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर क्या हुआ इस प्रोजेक्ट के साथ कि अपोजिशन के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार के साथ अलायंस में काम करने वाले नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। वेल, ये सब शुरू हुआ इसके रूट को चेंज करने की वजह से, जिसको महाराष्ट्र की सरकार चेंज नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसको मजबूरी में करना पड़ा। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था? और इसका नया अलाइनमेंट कैसा होने वाला है? इसका रिलेशन देश में बन रहे सबसे बड़े पोर्ट वाधवन के साथ कैसे है? सब कुछ मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन सब की शुरुआत कैसे होती है उसको समझने के लिए हमको 2019 में जाना होगा। ये वो टाइम था जब महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको महारेल भी बोलते हैं, इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का प्रपोजल लेकर आती है। आइडिया था दोनों शहरों के बीच रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फ्रेट मूवमेंट को बढ़ावा मिले। अभी अगर आप कन्वेंशनल ट्रेन से ट्रेवल करते हैं इन दोनों शहरों के बीच तो ये दूरी 6 से 7 घंटों में तय होती है, लेकिन सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बनने के बाद ये दूरी सिर्फ 2 घंटों में ही तय हो जाएगी, क्योंकि इस रूट को 200 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के लिए डिजाइन किया जा रहा है। नाउ जो इसका इनिशियल प्लान था वो बहुत ही सिंपल था, लगभग 265 किलोमीटर का। 2023 में इस प्रोजेक्ट के रूट को फिर से डिजाइन किया जाता है। इसका रीजन था रूट की लेंथ का लंबा होना, इसलिए अब नए प्लान में 265 किलोमीटर के बजाय 235 किलोमीटर के रूट को डिजाइन किया गया। ये काफी ज्यादा अच्छा था। इसमें कुल 24 स्टेशन का निर्माण होता, 8 मेजर स्टेशन और 16 माइनर स्टेशन। इस पूरे रूट में 18 टनल्स का भी निर्माण होने वाला था, ताकि ट्रेन की स्पीड में कमी न आए। वेल, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। रूट का अलाइनमेंट हमारे सामने था। सरकार डीपीआर रिपोर्ट की तैयारी कर रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि इसके ऊपर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हालांकि थोड़ी बहुत फंड की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको भी दूर कर लिया जाता। लेकिन फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को फिर से एक बार रीडिजाइन करना पड़ा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम, जिसका विरोध हो रहा है। अगर आप अभी का अलाइनमेंट देखें तो यहाँ ये रोड नारायणा गांव से होकर गुजर रहा है, जो कि होना भी चाहिए। अगर आपको ऑलमोस्ट सीधा रूट चाहिए तो अलाइनमेंट को कुछ ऐसा ही डिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए नारायणा गांव में भी एक स्टेशन बनाने की तैयारी थी, लेकिन इसी नारायणा गांव के पास देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में शामिल जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप मौजूद है। इस टेलीस्कोप को नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने बिल्ड किया है, जो कि पार्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का, जिसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड। जीएमआरटी काफी लो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इसीलिए इसको हाईली सेंसिटिव भी माना जाता है। अगर इसके आसपास कुछ भी बिल्ड होता है जो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये जीएमआरटी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, और इस टेलीस्कोप के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो इस एरिया में, भारत सरकार ने एक जोन क्रिएट कर रखा है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के रेडियस में। जो रेलवे लाइन बिल्ड होगी उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम भी मौजूद होगा। ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम कोल और डीजल पे ट्रेन नहीं चलती, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है। इसके अलावा वाइब्रेशन भी एक प्रॉब्लम है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इसी को देखते हुए जो रिसर्चर्स हैं जीएमआरटी के, उन्होंने इस रूट को अपोज किया। महाराष्ट्र की सरकार ने इस कंसर्न को समझा, इसलिए यहाँ पे एक नए अलाइनमेंट का प्रपोजल रखा। जो नया अलाइनमेंट है वो मंचार, नारायणा गांव, सकूर, संगमनेर, राजगुरुनगर के बजाय अहिल्या नगर और शिरडी से होते हुए नासिक में एंटर करने वाला है। ये नया अलाइनमेंट ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर और ज्यादा लंबा होगा। जो पहला प्लान था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये रूट लंबा है, इसीलिए प्लान बी के ऊपर काम किया गया और इसको शॉर्ट भी किया गया। लेकिन अब इस नए प्लान में पहले प्लान से भी लंबा अलाइनमेंट होने वाला है। अब जो मेन पर्पस था इस पूरे प्रोजेक्ट का वो कहीं न कहीं चेंज होते हुए नजर आ रहा है। नासिक पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार इस प्रोजेक्ट को सीरियस ले रही थी। यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता वो नहीं होगा, रूट काफी लंबा हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट इस रूट को ये कहकर डिफेंड कर रही है कि ये शिरडी से होकर जाएगा, जो कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। अब इतना तो सबको पता है कि सरकार को कुछ न कुछ तो डिफेंड करने के लिए चाहिए होता है, तो शिरडी को इस मामले में चुना गया। इससे पहले जो एकनाथ शिंदे की सरकार थी उसमें मिनिस्टर रहे छबल भुजबल। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा जहाँ पे इन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और जो इससे पहले वाला प्लान था उसी को इम्प्लीमेंट करने की सलाह दी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इस रूट का फायदा ही क्या होगा। इस कॉरिडोर के इंटीग्रेशन के बिना नासिक पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अधूरा ही रहेगा। इन्होंने इस लेटर में इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी पुणे नासिक की वो क्रूशियल है नासिक पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, पैसेंजर्स और फ्रेट मूवमेंट के लिए। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी है नासिक से वाधवन पोर्ट रेलवे लाइन के लिए। वाधवन पोर्ट कितना जरूरी है भारत के लिए उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ प्लान ये था कि पुणे से नासिक फिर नासिक से वाधवन, एक ग्रैंड विजन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से इस रूट को चेंज किया गया है ये कहीं न कहीं इस पूरे प्लान को डैमेज करने वाला है। जो छबल भुजबल जी ने इस लेटर में लिखा है इससे कहीं न कहीं सभी एग्री करेंगे। गवर्नमेंट में बैठे नेता से लेकर अपोजिशन में बैठे नेता तक इस नए अलाइनमेंट का विरोध कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि सरकार के पास ऑप्शंस क्या है। वेल, यहाँ सरकार के पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड है, जिसमें से एक ऑप्शन इस लेटर में भी दिया गया है, वो है एक टनल का निर्माण करना। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो इस टेलीस्कोप का सेफ जोन बताया गया है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के रेडियस में है। इसका मतलब यहाँ पे 30 किलोमीटर से लंबी सुरंग बनानी होगी। इससे ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऑलरेडी सरकार को दिक्कत आ रही है इसको फंड करने में। अगर सरकार यहाँ इतने बड़े टनल का निर्माण करती है तो इससे इसका बजट कई गुना इंक्रीज हो सकता है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज यही रहने वाला है कि इसके अलाइनमेंट को किस तरह से डिजाइन किया जाए। गवर्नमेंट इस नए प्लान के साथ ही जाने वाली है या फिर प्रोटेस्ट का कुछ असर होगा और पुराने रूट पे कंसीडर किया जाएगा। ये जो पूरी सिचुएशन है इससे सिर्फ और सिर्फ देश और महाराष्ट्र का ही नुकसान होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का वेट करते करते काफी ज्यादा लंबे समय हो चुका है। जैसे जैसे और टाइम बीतेगा इसका बजट भी बढ़ता रहेगा। ये ऑलरेडी हमने कई प्रोजेक्ट में देखा है। महाराष्ट्र की सरकार को कोई इनोवेटिव तरीका निकालना होगा, क्योंकि वाधवन पोर्ट जल्द ही बिल्ड होने वाला है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। वाधवन पोर्ट से भारत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट करेगा और इसका बेनिफिट सीधे तौर पे नासिक और पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को होगा। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे एक टनल को बिल्ड करना चाहिए या फिर जो नया रोड प्रपोज किया गया है अहिल्यानगर शिरडी से उसको ही कंसीडर किया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है सरकार के पास इससे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो क्या ऑप्शन होगा कमेंट में जरूर लिखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।